इन साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसका एनालाइज करके अभी हमने 22 से लेके और 24 तारीख तक की दोनों शिफ्ट का एनालाइज किया और उसके बाद हमने देखा है कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे समझ पर आधारित ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस उसमें आपको विटामिन्स वगैरह भी कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन टीकाकरण वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं और अदर जो कुपोषण से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके शरीर से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो लेकिन आपकी समझ के आधार पर आ रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन से पता चला है उसके हिसाब से हम आज आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। और ये जो क्लास रहेगी सिर्फ आपको 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ साथ जल्दी ये क्वेश्चंस लगाइए और 10 मिनट में आपने 20 जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करिएगा। बस आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें। क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो भी हमसे न्यू मैम सर या न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आप ले सकते हैं। चलिएगा, तो अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ आपकी 10 या 15 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें ही हम आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा कि वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को क्या कहा जाता है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से जो विकसित पूरा भ्रूण जो है विकसित हो चुका है, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको क्या कहा जाएगा बताएंगे। आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हम ओव्यूलेशन कहेंगे, गर्भपात कहेंगे, अंडा निक्षेपण कहेंगे या फिर प्रसव कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो प्रसव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मतलब कि विकसित भ्रूण की जो डिलीवरी होती है उसको वैज्ञानिक भाषा में हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इसमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है। देखिए, स्तनधारियों में अगर अंडाणु निषेचित नहीं हुआ है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है। ठीक है, बताइए, प्राथमिक कूप विकसित होना शुरू हो जाता है, या एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, या प्रोजेस्टेरोन का स्राव में तेजी से कमी आ जाती है, या फिर पीत पिंड का विघटन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें, जब अगर स्तनधारियों में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कभी भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता नहीं है ना, बढ़ जाता है। इसमें ये गलत है, तो इसमें कभी भी एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ पर, तो प्रसव के जो गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो कभी भी निषेचित अंडा नहीं होगा तो उस टाइम पर जो एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, कोलेस्ट्रम जो रहता है उसकी अवधि कितनी होती है। स्तनपान अवधि का दूध, या फिर शुरुआती दिनों का, या फिर शुरुआती घंटों का, या फिर पहले दिन का दूध। बताइए, कोलेस्ट्रम सबसे पहले तो जो माता का जो स्टार्टिंग में 3 से लेके 4 दिन तक जो पीला गाढ़ा दूध रहता है, पीला गाढ़ा दूध, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। पीला गाढ़ा दूध जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रम रहता है शुरुआती कुछ दिनों का होता है। क्या होता है, शुरुआती कुछ दिनों का होता है। ठीक है, मतलब 3 से लेके 4 दिन का होता है। कितने, 3 से लेके 4 दिन तक का होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
यही बस गर्भ अवस्था से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, स्तनपान से पूछे जा रहे हैं। गर्भ अवस्था स्तनपान से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, गर्भ अवस्था से आ रहे हैं और स्तनपान से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और ऐसे ही बन रहे हैं ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपसे बस सिर्फ उसका पूछा जा रहा है कि ये ऐसा होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा बस, और आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। और जो 23 तारीख का पेपर था उसमें कार्पस लूटियम के बारे में पूछा था आपसे, कार्पस लूटियम के बारे में पूछा था। तो पूरे क्वेश्चंस गर्भावस्था से बन रहे हैं और वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। बस आप क्लास को, सभी लोग क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं, बस क्लास को ईमानदारी से आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइए, ग्रेफियन फॉलिकल अंडोत्सर्ग के बाद किस स्थिति में वापस आ जाती है? बताइए, जब ग्रेफियन फॉलिकल जो रहती है वो अंडा उत्सर्जन करने के बाद फिर इस स्थिति में आ जाती, कौन सी? कॉर्पस एल्विकेंस में आ जाती, कॉर्पस एस्ट्रिया में आ जाती, कॉर्पस कैलोसम में आ जाती, कॉर्पस लुटियम में आ जाती। बताइए किस स्थिति में वापस आ जाती? तो याद रखें, जो ग्रेफियन फॉलिकल अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी स्थिति में जाती वापस? तो ये कॉर्पस लुटियम की स्थिति में वापस आ जाती है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने आपके लिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको लेकर आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान कब शुरू करते हैं? गर्भावस्था के दौरान करते हैं, पहली तिमाही के अंत में करते हैं, प्रसव से पहले करते हैं, गर्भावस्था के अंत में करते हैं? बताइए कब करते हैं? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो गर्भावस्था, जैसे ही गर्भावस्था के बाद प्रसव होता है और प्रसव के 1 घंटे बाद से करना स्टार्ट है ना, 1 घंटे बाद से स्टार्ट कर देते हैं, 1 घंटे बाद से स्टार्ट कर देते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? नॉर्मल होती है, सामान्य डिलीवरी पर कर देते हैं, ठीक है, सामान्य प्रसव पर कर देते हैं, ठीक है, 1 घंटे बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, निषेचन के कितने दिनों बाद अंडा आरोपण होता है? निषेचन की क्रिया जो होती है उसके कितने दिनों बाद जो है अंडा आरोपण होता है? 8 दिन बाद, 7 दिन बाद, 6 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद? बताइए कितने दिन बाद होता है? तो याद रखें 7 दिन बाद क्या होता है? अंडा आरोपण होता है ना। कितना जो आरोपण होता है, मतलब निषेचन के कितने दिनों बाद आरोपण होता है? तो वो 7 दिनों के बाद जो है आरोपण होता है, फिर वो क्या होता है? झिल्ली से जाके चिपक जाता है, इसी को हम कहते हैं आरोपण की क्रिया, ठीक है। चलिए बताइए, गर्भ अवस्था में पानी टूटने पर ये संरचना टूट जाती है। ये पूरे गर्भ अवस्था से ही क्वेश्चन लाए, क्योंकि हमने 23 मार्च का पेपर था उसमें हमने बच्चों से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कम से कम 25 क्वेश्चन समथिंग आपके गर्भ अवस्था से आए थे। तो इसलिए हम पूरे गर्भ अवस्था से ज़्यादातर क्वेश्चन लाए हैं। तो बिल्कुल आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लास को शेयर करते जाएँ, ठीक है। चलिए बताइए कि गर्भ अवस्था में पानी टूटने की ये संरचना, मतलब कि अगर पानी टूटने पर ये संरचना भी टूट जाती, कौन सी? नाल, एमनियोटिक द्रव, कैरियोनिक थैली या फिर एमनियो कैरियोनिक झिल्ली? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एमनियोटिक द्रव। जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो क्या होता है? वो उसकी संरचना भी क्या हो जाती है? टूट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? जब अंडा जो है फर्टिलाइज्ड हो जाता है और निषेचन के बिना अंडे का विकास हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनिषेचनक बोलेंगे, मेटाजेनेसिस बोलेंगे, युग्मजनक बोलेंगे, अंडजनन बोलेंगे? बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनिषेचन। जिस मतलब कि अंडे का निषेचन, मतलब कि निषेचन के बिना अंडे का विकास होता है, उस क्रिया को अनिषेचन बोला जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद आगे के जो शुक्राणुओं के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? बताएं। जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश, मतलब शुक्राणु कहाँ? अंडाणु में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में फिर आगे की शुक्राणु में के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? जर्दी का संघनन द्वारा, या बिटेलिन झिल्ली द्वारा, या फिर निषेच झिल्ली का निर्माण हो जाता है, या फिर वर्णक आवरण का विकास हो जाता है? बताएंगे सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर याद
रखें आप, जब निषेचन की प्रक्रिया में जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने के बाद आगे के जो शुक्राणु में प्रवेश को रोक देते हैं उसको किसके, तो उसके बाद क्या हो जाती है, निषेचन झिल्ली क्या हो जाती, बन जाती है ना। तो निषेचन झिल्ली निर्माण हो जाती है, उसके कारण वो अंडा आगे की ओर नहीं जा पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि निषेचन की प्रक्रिया में सत्य है। बताइए निषेचन की प्रक्रिया में क्या सत्य है। शुक्राणु का प्रवेश अंडे को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूरा करने की सक्रिय क्रिया है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडे का मतलब कि शुक्राणु में प्रवेश, शुक्राणु का प्रवेश जो अंडे में होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, या केवल एक शुक्राणु अंडे तक पहुंचता है और उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, केवल शुक्राणु का एक्रोसोम अंडे में प्रवेश करता है, या फिर दो अगुणित नाभिक शैलित होते हैं और तुरंत विभाजित होकर क्या बना लेते हैं, तो होकर नाभिक दो नाभिक बनाते हैं और जो पुनः अगुणित हो जाते हैं। तो इसमें से सत्य क्या होगा, तो याद रखें इसका सत्य आंसर क्या होगा, तो ये शुक्राणु का प्रवेश अंडे को निषेचन की क्रिया में बोल रहा है, निषेचन के बाद की क्रिया नहीं बोल रहा, वो पूछ रहा है निषेचन में पहले क्या होता है, तो शुक्राणु अंडे में प्रवेश होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए इनमें से शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद कौन करता है। निषेचन झिल्ली करता है, एंटीफर्टिलिजिन करता है, शुक्राणु आइलसिन करता है, या उर्वरक करता है। बताएं, तो याद रखें शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद कौन करता है, तो शुक्राणु लाइसिन करता है। कौन करता है, शुक्राणु लाइसिन करता है। शुक्राणु को अंडे तक पहुँचने में कौन मदद करता है, शुक्राणु लाइसिन। ठीक है, चलिए बताइए एक पुरुष में शुक्राणु स्खलन के बाद लगभग 1000 डिग्री की दर से चलते हैं वो, है ना। अब बताइए ये कितने, तो 2 से लेके 4 इंच मीटर, 2 से लेके 4 मिलीमीटर प्रति मिनट, या 2 से लेके 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर 2 से लेके 4 फीट प्रति मिनट। बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। याद रखना एक पुरुष में शुक्राणु स्खलन के बाद लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से चलते हैं, और वो कैसे चलते हैं, तो याद रखें 2 से लेके 4 मिलीमीटर प्रति मिनट। कितने, 2 से लेके 4 मिलीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों का स्राव नहीं होता। जो अमाशय की दीवार पर उपस्थित जो जठर ग्रंथियां हैं किसका स्राव नहीं करती। बताइए लार ग्रंथि का नहीं, लार का नहीं करती, पेप्सिन का नहीं करती, HCl का नहीं करती, या श्लेष्मा का नहीं करती। तो याद रखें ना, लार का स्रावण नहीं करती। लार का स्राव कौन करता है, पैरोटिड ग्लैंड करती हैं। ठीक है, और हमारी लार ग्रंथि कितनी होती हैं, तो लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, याद रखें 6 होती है, लेकिन बोला जाए तो 3 जोड़ी में बोलेंगे, जोड़ी 3 बोलेंगे और ग्रंथि कितनी बोलेंगे, 6 बोलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए पितरस किस में बनता है। पितरस किस में बनता है, किडनी में बनता है, लार ग्रंथि में बनता है, यकृत में, या फेफड़े में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत में बनता है। पितरस कहाँ पर बनता है, तो यकृत में बनता है। ठीक है, पितरस कहाँ बनेगा, यकृत में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है। पाचन होने के बाद प्रोटीन किस में बदलेगा, शर्करा में, सुक्रोज में, वसा में, या एमिनो एसिड में। बताएंगे किस में बदलेगा। तो याद रखें प्रोटीन जो रहता है वो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से बना है ना, अमीनो अम्ल से बना होता है। तो वो जब प्रोटीन टूटेगा तो वो बदलेगा किस में, अमीनो अम्ल में, है ना, एमिनो एसिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए लार के पाचन में मदद करता है, कौन करता है लार, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, या बस। बताइए लार किसके पाचन में मदद करेगा, तो लार जो रहेगा वो किसके पाचन में मदद करेगा, स्टार्च। स्टार्च एक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और लार क्या करती है, स्टार्च को पचा देती है। ठीक है, मुख में ही पचा देती है। ठीक, बताइए दूध के पीएच की प्रकृति कैसी होती है। जो दूध का पीएच होता है वो कैसा होता है, हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, या अत्यधिक क्षारीय। बताएं दूध का पीएच कैसा होता है,
सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। अब हमने आपका सिर्फ 10-15 मिनट में ही पूरी क्लास को 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप खुद अगर किसी जो आपके आसपास रहने वाले हैं आप उनसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो खुद बताएंगे कि गर्भ अवस्था और प्रसव से संबंधित ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, माता से संबंधित क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, और ये उनके जैसे कि दूध से संबंधित स्तनपान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वही हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो याद रखें दूध के पीएच की प्रकृति कैसी होती है, तो हल्की अम्लीय होती, कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, दूध की प्रकृति कैसी होती है, हल्की अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है, बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है, तो सुक्रोज, माल्ट, माइक्रोज, कैरोटीन या फिर लैक्टोज, बताएं किसके कारण होती है। सभी लोग आंसर देंगे। तो याद रखें ना कि दूध में मिठास जो रहती है, दूध का जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइएगा कि मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन किस में बदल जाता है। जो मानव के शरीर में जो बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन रहता है वो किस में बदल जाता है, यूरिया में, वसा में, शर्करा में या फिर अमोनिया में। तो याद रखें जो मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में जो प्रोटीन रहता है वो किस में बदल जाता है, तो वो अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसा के निम्न रूप में से कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है। बताइए वसा का कौन सा रूप जो है उदासीन वसा के रूप में जाना जाएगा, ट्राइग्लिसरॉयल या स्टेरॉयड या फास्फोलिपिड या फिर बैक्स। तो याद रखें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्राइग्लिसरॉल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक उदासीन वसा है। ये क्या है, एक उदासीन वसा है। क्या है, ये एक उदासीन वसा है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और क्वेश्चंस पसंद आए तो क्वेश्चंस को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी न्यू मैम सर या स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपके देखिए हमने 15 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन आपको रिविज़न करा दिए हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस क्लास से। तो सभी लोग क्लास से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। और बस आप हम लोगों से यूं ही जुड़े रहिए। इसके अलावा आप देखें तो एमपीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एमपीटेट वर्ग 2 की, और अभी तक आप उन क्लासों से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको मैम जो हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको साइंस की पूरी क्लासेस कंप्लीट करा रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।